हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शंस देशी बकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। उत्तर होगा व्यापारी। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शंस सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। उत्तर होगा व्यावसायिक बैंक। प्रश्न नंबर 3, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 4, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। ऑप्शंस 50, 65, 35, 25। उत्तर होगा 25। प्रश्न नंबर 5, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शंस कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति। इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा भूमि विकास बैंक। प्रश्न नंबर 6, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है। ऑप्शंस मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। उत्तर होगा मुंबई। प्रश्न नंबर 7, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शंस है 1929, 1919, 1918, 1914। उत्तर होगा 1919। प्रश्न नंबर 8, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। ऑप्शंस 119, 192, 199, 196। उत्तर होगा 196। प्रश्न नंबर 9, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शंस 1966, 1980, 1969 या 1975। उत्तर होगा 1969। अब आते हैं रिक्त स्थान को भरो प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति डैश संस्थानों के द्वारा की जाती है। उत्तर वित्तीय। प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा डैश है। उत्तर 30। प्रश्न नंबर 3, प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। उत्तर अल्पकालीन। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में हुई। उत्तर 1935। प्रश्न नंबर 5, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का डैश माना जाता है। उत्तर मेरुदंड। प्रश्न नंबर 6, स्वयं सहायता समूह में लगभग डैश सदस्य होते हैं। उत्तर 15 से 20। प्रश्न नंबर 7, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लेते हैं। उत्तर समूह के सदस्य। प्रश्न नंबर 8, व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। उत्तर 4। प्रश्न नंबर 9, भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तर दीर्घकालीन। प्रश्न नंबर 10, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा डैश पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। उत्तर छोटे या लघु। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। उत्तर वित्तीय संस्थान वे संगठन है जो आर्थिक गतिविधियों के लिए धन का प्रबंध करते हैं। ये बैंक, बीमा कंपनियां और निवेश फर्म हो सकते हैं। ये संस्थान लोगों और व्यवसायों को बचत, ऋण और निवेश की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है। संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर राज्य के वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इनमें सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक और विकास बैंक शामिल है। ये सरकारी नियमों के तहत काम करते हैं। नंबर 2, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इनमें स्थानीय साहूकार, व्यापारी और परिवार के सदस्य शामिल है। ये
अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, किसानों को ऋण की आवश्यकता कई कारणों से होती है। वे बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने के लिए धन की जरूरत होती है। फसल के मौसम में आय कम होती है, इसलिए दैनिक खर्चों के लिए भी ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। ऋण किसानों को अपनी खेती में सुधार करने और आय बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक मुख्यतः 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। बचत खाता, नियमित बचत के लिए कम ब्याज दर। चालू खाता, व्यवसायों के लिए अधिक लेन देन की सुविधा। आवर्ती जमा, निश्चित अवधि के लिए उच्च ब्याज दर। आवर्ती जमा, नियमित जमा के लिए बचत और सावधि जमा का मिश्रण। प्रश्न नंबर 5, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर अपने साझा आर्थिक हितों के लिए काम करते हैं। इसका मूल सिद्धांत है एक सभी के लिए, सभी एक के लिए। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से छोटे किसानों और व्यवसायियों के लिए फायदेमंद होता है। प्रश्न नंबर 6, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वयं सहायता समूह 10 से 20 लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ये समूह नियमित बचत करते हैं और सदस्यों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं। वे आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से संलग्न होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई? संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, भारत में सहकारिता की औपचारिक शुरुआत 1904 में हुई, जब सरकारी शाख समिति अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना था। 1912 में एक नया अधिनियम पारित किया गया जो सहकारी गतिविधियों का विस्तार करता था। 1919 के बाद सहकारिता राज्य सरकारों का विषय बन गया। धीरे धीरे सहकारी समितियां कृषि, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में फैल गए। प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। उत्तर, सूक्ष्म वित्त योजना एक ऐसी वित्तीय सेवा है जो गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचाना है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। यह अक्सर स्वयं सहायता समूहों या सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है। सूक्ष्म वित्त का लक्ष्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी कम करना है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णन करें। उत्तर, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान वे संगठन है जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करते हैं। ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंध के कार्यों का संचालन करते हैं। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार, यह अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्त प्रदान करता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। संगठित क्षेत्र, वाणिज्य बैंक, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक। असंगठित क्षेत्र, देशी बैंकर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। भारतीय पूंजी बाजार, यह दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है। इसके 4 मुख्य घटक है: प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार, औद्योगिक वित्त, विकास वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ये संस्थान बड़े पैमाने पर उद्योगों, बुनियादी ढांचे और अन्य दीर्घकालीन परियोजनाओं के वित्त प्रदान करते हैं। मुंबई भारत का प्रमुख वित्तीय केंद्र है, जहां दलाल स्ट्रीट में शेयर बाजार स्थित है। प्रश्न नंबर 2, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर,
राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियां उत्पादक कार्यों के लिए 1 वर्ष तक के अल्पकालीन ऋण देती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भूमि विकास बैंक किसानों को भूमि बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यह कृषि में स्थायी सुधार, उपकरण खरीद और अन्य विकास कार्यों के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण देता है। व्यावसायिक बैंक किसानों और व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार के ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और अन्य कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। नाबार्ड यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों को धन उपलब्ध कराता है। यह सूक्ष्म वित्त भी प्रदान करते हैं। ये सभी संस्थान मिलकर राज्य स्तर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 3, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनका प्राथमिक कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना है। बैंक लोगों से विभिन्न प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं, जो उनका मुख्य धन स्रोत बनता है। इस धन का उपयोग वे व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण देने में करते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। बैंक चेक और ड्राफ्ट जारी करने, धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने और क्रेडिट कार्ड सेवाएं देने जैसे कार्य भी करते हैं। वे ग्राहकों को लाकर सुविधा प्रदान करते हैं, विदेशी मुद्रा का विनिमय करते हैं और निवेश सलाह देते हैं। इन विविध कार्यों के माध्यम से व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं, व्यापार और उद्योग को सहायता प्रदान करते हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 4, सहकारिता के मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो समानता, न्याय और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके मूल तत्व में स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और आर्थिक भागीदारी शामिल है। सहकारी संस्थाओं में सदस्य अपनी इच्छा से शामिल होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, चाहे उसका निवेश कितना भी हो। ये संस्थाएं स्वायत्त और स्वतंत्र होती है, जो अपने सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करती है। सहकारी संस्थाएं कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों को समर्थन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। ये लाभ का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करके आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती है और समुदाय के सदस्यों के बीच एकजुटता बढ़ाती है। इस प्रकार सहकारिता राज्य के समग्र विकास, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 5, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें। उत्तर, स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समूह गरीब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। महिलाएं नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करती है, जिससे एक साझा कोष बनता है। इस कोष से वे समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण देती है, जो उन्हें साहूकारों से शोषण से बचाते हैं। ये ऋण सदस्यों को छोटे व्यवसाय शुरू करने, शिक्षा खर्च या आपातकालीन जरूरतों के लिए दिए जाते हैं। समूह की नियमित बैठकों में महिलाएं न केवल वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है,
बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते लगती है। एसएचजी के माध्यम से महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करती है, जो उन्हें घर और समाज में बेहतर स्थिति प्रदान करता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।